नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया के सामने कैसे खोलनी है पाकिस्तान की पोल। विदेशी दौरे से पहले संजय झा, करीमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को विदेश सचिव करेंगे ब्रीफ। नए वक्फ कानून पर आज सीजेआई की बेंच में पूरे दिन होगी सुप्रीम सुनवाई। कानून की संवैधानिक वैधता पर होगा विचार, आ सकता है अंतरिम आदेश। महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी सरगर्मी। एनसीपी नेता छगन भुजबल की फडणवीस कैबिनेट में वापसी। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज से फिर शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन ना हाथ मिलेंगे ना खुलेंगे दोस्ती के द्वार। उत्तर भारत को चिलचिलाती गर्मी से राहत का इंतजार, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर इलाकों में झमाझम बारिश से गिरा तापमान। और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल की फिर एक बार कैबिनेट में वापसी हो गई है। एनसीपी के इस तेज तर्रार नेता ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में भुजबल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं शपथ लेने के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि ये मुख्यमंत्री तय करेंगे, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो ठीक रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद उनका खाली पड़ा विभाग भुजबल को सौंपा जाएगा, यानी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय। छगन भुजबल राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोक निर्माण और गृह जैसे विभागों को संभाल चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में छगन एक प्रमुख चेहरा है और ओबीसी समुदायों के बीच उनका अच्छा खासा समर्थन है। उनकी वापसी को एनसीपी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और सत्तारूढ़ गठबंधन की आंतरिक गतिशीलता को स्थिर करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। और एनसीपी नेता छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ लेने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई विभागों को लीड किया है और वो अनुभवी नेता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है। और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। तो लगातार इस पर रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल की जो भूमिका है वो बहुत अहम है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके नैतिक कंधों पर है और किस तरह से इसका निर्वहन करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए गौरव, दिसंबर 2024 का जो कैबिनेट एक्सपांशन किया गया था तब छगन भुजबल को बाहर ही रखा गया था और तब से काफ़ी ज़्यादा एक मनमुटाव का एक स्थिति पैदा हुआ था, आक्रोश भी था। साथ ही छगन भुजबल की सपोर्टर्स की बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो भी खासा नाराज़ चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पैन आउट हुई हैं, छगन भुजबल भी कह रहे थे, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद में इस निर्णय पे आए हैं वो कि छगन भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा और आज जाके उनकी शपथ विधि कराई गई। तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है, उल्लास भी है उनके कार्यकर्ताओं में, उनके सपोर्टर्स में। तो एक बात तो साफ है कि जो एक मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी वो अब रिजॉल्व हो गई है, वो ठीक हो चुकी है। तो इसका एक जो ताकत है, इसकी एक स्ट्रेंथ है, वो पार्टी को आती हुई मिलेगी। साथ ही ओबीसी के भी काफ़ी बड़े नेता हैं छगन भुजबल और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल भी उन्होंने निभाए हैं पास्ट में। तो वो अपने साथ में एक बहुत एक रिच अनुभव लेके आते हैं। ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो अब हम जानते हैं कि एक जो बीएमसी के इलेक्शंस हैं वो आने वाले हैं और
सरकार ज़रूर चाहेगी कि ओबीसी के जो लोग हैं वो भी समर्थन करें, वो भी इनके साथ में चलें। तो एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तंभ बन रहे हैं ओबीसी के नेता होके। और साथ ही आपने जिस तरीके से भी बताया, पहले भी छगन भुजबल काफ़ी सारे अहम पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं, वो गृह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, तो उनके पास में इन सारी चीज़ों को संभालने का भी काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छा एक अनुभव रहा है। और आपने सुना भी होगा कि उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने भी कहा कि छगन भुजबल पहले के शिव सैनिक रहे हैं और साथ ही अपने साथ में एक अनुभव ऐसा लाते हैं कि आने वाले समय में सरकार को, इस गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो एक तो हम बात कर चुके हैं कि अपने साथ में जो पिछला अनुभव है उनके पास में पोर्टफोलियो संभालने का, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा सरकार को। साथ ही मनमुटाव हट चुका है अब, तो एक उल्लास के साथ में, एक रिन्यूड एनर्जी के साथ में वो काम होगा, उनके कार्यकर्ताओं का काम होगा। तो नासिक वाले जो एरियाज़ हैं, बेल्ट हैं, वहाँ पर अब कोई जो अनबन की स्थिति है वो अब मिट चुकी है, वो अब वैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके अलावा ओबीसी को जो पॉलिसीज़ अगर बननी है या ओबीसीज़ की बातों को समझना है, तो उन सब चीज़ों में छगन भुजबल का अहम जो किरदार रहेगा, वो माना जा रहा है कि वो किरदार जो है वो माना जा रहा है काफ़ी अहम रहेगा। और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए कई सारे जो मीटिंग्स हुए उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि छगन भुजबल को फाइनली कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब जो उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन बातें यही चल रही हैं क्योंकि धनंजय मुंडे अपना रेजिग्नेशन देके गए थे, अपना इस्तीफा देके गए थे, जो उनका जो खाता है वो खाली हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो खाता खाली है वो अब उन्हें मिलेगा। तो फूड सिविल सप्लाईज जो खाता है वो छगन भुजबल को मिल सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो इसका ऐलान कब करते हैं। गौरव, बिल्कुल श्यामा बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि छगन भुजबल जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि उनके इस कैबिनेट को लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं, उसके बाद श्यामा आपके पास आएंगे। जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है। अभी जो है 91 से जो है मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है। अभी जो है 91 से जो है मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। तो खुद ही कह रहे हैं कि 91 से लगातार मंत्री बनते हुए आया हूं और उसके बाद तमाम इन्होंने विभाग भी संभाले हैं। ये जो एक्सपीरियंस है श्यामा, साफ तौर पर ये नजर आएगा जब उनकी राजनीतिक करियर में एक और हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर इसमें साबित होगा, जब वो लगातार ये मंत्री पद की शपथ जब वो लेने के बाद अपना आगे का पदभार ग्रहण करेंगे। और किस तरह से अब जो आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि नीतिगत जो निर्णय लिए गए, क्योंकि एक लंबा चौड़ा इनका एक्सपीरियंस रहा है, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, एक लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो रहा है, किस तरह से गति मिलती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र को। कि पहले भी हमने देखा है किस तरह से विकास की धारा थी, और अब जब सरकार डबल इंजन की है तो साफ तौर पर और ज्यादा यहां पर उसका सशक्तिकरण और मजबूती प्रदान करती हुई महाराष्ट्र को। गौरव, जब हम बात कर रहे हैं ओबीसी नेता की, एनसीपी के तो सीनियर मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं ही, लेकिन ओबीसी के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नेता हैं यहाँ पर ये। और आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि महाराष्ट्र में पिछले साल में ओबीसी को लेके काफ़ी बड़ा एक आंदोलन हुआ था, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो उस बात को लेके काफ़ी बड़ा एक आंदोलन हुआ था। और कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा होना कि जो ओबीसी की बातों को समझता है, उनके डिमांड्स को समझता है, उनकी नीड्स को समझता है, वो अगर वैसा चेहरा सरकार में हो तो ओबीसी के लोग, ओबीसी की जनता जो है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकती है, सेफ महसूस कर सकती है। अब वो यहाँ पर जो कमी थी वो ख़त्म हो चुकी है छगन भुजबल के आने से, क्योंकि छगन भुजबल अब वो सारी पॉलिसीज़ को, नीति को काफ़ी ज़्यादा क्लोजली समझेंगे और उनसे, क्योंकि उनका इतना बड़ा अनुभव रहा है, तो उनसे सलाह मशवरा भी किया जाएगा ऐसे सब नीतियों को बनाने के समय में। तो ये एक काफ़ी लगाव वाली बात जो है, जुड़ने वाली बात है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सरलता से, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके से होती हुई, निर्वाह होती हुई, ट्रांसलेट होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा काफ़ी एक्सपीरियंस उन्हें अलग पोर्टफोलियोज़ में भी हैं, तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सरकार इनसे अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी सारे निर्णयों के ऊपर चर्चा कर सकती है, इनके साथ में इनके इनपुट्स ले सकती है,
तो इतने लंबे समय से जब वो काम कर रहे हैं, 91 से वो मंत्री बने हुए ही हैं, तो उन्हें पता है कौन से खाते में किस तरीके से काम होता है और काम को जिस तरीके से ट्रांसलेट करना होता है, सिर्फ प्लानिंग की नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत होती है। तो छगन भुजबल के समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से निर्णय भी लिए हैं, पॉलिसीज़ भी बनाए हैं, वहाँ पर भी उनके अनुभव का काम आएगा। साथ ही जब हम मनमुटाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां टूटी थी, उसके बाद में इलेक्शंस हुए और फिर ये साफ हुआ कि असली एनसीपी कौन सी है, असली शिवसेना कौन सी है। तो एनसीपी की जब हम बात कर रहे हैं, जो अजीत पवार के थ्रू आगे ले जाया जा रहा है, ऐसे समय में जब एक बहुत बड़ा नेता, छगन भुजबल के स्टेटस का नेता उनसे नाराज होता है क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, उन्हें शामिल नहीं किया गया, तो पार्टी भी काफ़ी अफेक्ट होती है और उस इफेक्ट का बाकी सारे सरकार के डिसीजन में भी असर पड़ता है। अब क्योंकि वो मनमुटाव खत्म हो चुका है, आपने भी इनकी बाइट से सुना कि उन्हें जो भी खाता मिलेगा वो संतुष्ट रहेंगे उससे, तो एक कहीं ना कहीं एक संतुष्टि वाली बात है वहाँ पर। और जब हम बात कर रहे हैं कि खुद के पार्टी में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो आगे जाके सरकार के साथ में जो गठबंधन वाली सरकार है, ट्रिपल जो यहाँ पर पार्टीज आए हुए हैं, उनमें भी ट्रांसलेट होगा, उनमें भी देखा जाएगा। और साथ ही शिवसेना के जो लीडर हैं या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने भी कहा कि वो पूर्व शिव सैनिक रहे हैं, तो वो भी अपने आप को उनसे जोड़ सकते हैं और ऐसे ही जो चीज़ें हैं ट्रांसलेट होंगी और निर्णयों में भी काफ़ी ज़्यादा असर। निश्चित तौर पर ये जो तमाम अनुभव हैं जो लगातार 91 के बाद से लगातार देखने को मिले हैं, तमाम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, तो ऐसे में ये जो अनुभव हैं वो आने वाले समय में और ज़्यादा गति इस सरकार को देते हुए नजर आएंगे और ज़्यादा मजबूती प्रदेश को देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और भी खबरें हैं जिनसे रूबरू कराएंगे। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात मोदी सरकार की कूटनीति की और उसके डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। पहलगाम में आतंकी हमले और जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, उसका एक एक सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करेंगे। इसके लिए आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में 3 सांसदों के प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई वाले दल को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज़ को बुलंद करेगा और इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। तो पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक क्या कुछ हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं। भारत का पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमला देखने को मिला और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान का स्वार्म ड्रोन और भारी तोपखाने वहां पर देखे गए। इसके अलावा 9 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर भारत का हमला हुआ। वहीं भारतीय वायुसेना ने लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। 9 मई 2025 की रात पाकिस्तान का स्वार्म ड्रोन और मिसाइलों से 26 भारतीय ठिकानों पर हमला हुआ।
9 मई 2025 की देर रात भारतीय सेना का सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी और कई एलओसी पर यहां पर हमला देखने को मिला। 10 मई 2025 सुबह भारतीय वायुसेना का हवाई हमला हुआ। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था और इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस पूरी तरह से तबाह किए गए। तो 10 मई 2025 की शाम पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन कर सीधी बातचीत शुरू की और बीच का रास्ता निकालने की कवायद की। वहीं 10 मई 2025 शाम 5 बजे संघर्ष विराम की घोषणा की गई। तो पहलगाम हमले से लेकर सीज़फायर तक क्या कुछ हुआ, जल थल आकाश में हर तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने का निर्णय लिया गया। 17 मई 2025 को भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन हुआ और जिसके बाद अब आगे की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है और उसी के तहत जो डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा और उसकी असलियत सबके सामने लाने का काम करता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र का ही रुख करते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो ये जो डेलीगेशंस हैं वो अलग अलग देशों में जाएंगे और भारत का प्रतिनिधित्व तो करेंगे ही, साथ ही साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए वहां पर तमाम जो बातें हैं वो रखी जाएंगी कि किस तरह से आतंक के आकाओं को पाकिस्तान जो है वो पालता और पोसता रहा है। कितनी बड़ी चोट होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक हमने तमाम तरह की स्ट्राइक्स देखी हैं और अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात है। देखिए, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है अलग अलग देशों की यात्रा पर, उसका एक पूरा विवरण आज जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि कौन प्रतिनिधिमंडल कब किस देश की यात्रा करेगा। 21 तारीख को सबसे पहले प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा और आखिरी जो प्रतिनिधिमंडल है यानी 7वां वो 25 तारीख को जाएगा। तो उसका पूरा विवरण आ गया है और हम जानते हैं कि 2 चरणों में ब्रीफिंग होनी है। जो पहले जा रहे हैं 21 या 22 को या 23 को, उनको आज ब्रीफ किया जा रहा है और जो 23 या 24 या 25 को जाएंगे उनको बाद में ब्रीफिंग मिलेगी। विदेश सचिव की तरफ से एक बैकग्राउंडर नोट दिया जा सकता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था पहलगाम आतंकी हमले के दौरान। जिस तरह से उसके बाद सबूत मिले कि पाकिस्तान के में बैठे जो आका थे, आतंकियों के सरगना थे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और पहले भी जो आतंकी घटनाएं भारत में हुई या दुनिया में हुई उसमें पाकिस्तान के शामिल होने के, उनके पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के शामिल होने की आरोप लगे थे, उसके सबूत भी आए थे। तो ये सब सिलसिलेवार तरीके से एक तरह से देखें तो बैकग्राउंड एक ब्रीफिंग दी जा सकती है और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो कूटनीतिक पहल की गई उसकी खास तौर पर जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग है। क्या कुछ कदम उठाए गए, कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया के देशों को एक संदेश दिया गया तथ्यों के साथ, और हमने जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान जब बौखलाया उसने हमारे नागरिक ठिकानों पर हमला का असफल प्रयास किया, उसके बाद जो हमने कार्रवाई की, इन सब का एक विवरण दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो सबसे प्रमुख होगी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है तथ्यों के साथ कि पाकिस्तान झूठ का नैरेटिव दुनिया को फैलाता रहा है। बिल्कुल, और ये नैरेटिव हमने अलग अलग फोरम्स पे देखा है शैलेंद्र, साफ तौर पर, और हर जगह पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ नजर आया है। तमाम बातें निकलकर सामने आई और किस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने आया। कई बार देखा, लेकिन अब की बार जो ये पैरामीटर सेट किया गया वो भारत की तरफ से सेट किया गया और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये मुंहतोड़ जवाब इसलिए भी बेहद जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से बेनकाब करना था, जो आतंक को वो पालता पोसता रहा है, आतंकियों को किस तरह से वो पालता पोसता रहा है, ये देखा गया है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी चोट, एक बहुत बड़ा घाव देना बेहद जरूरी था। और इसीलिए इंटरनेशनल फोरम पर भी जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों को लगातार किस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है ये भारत जानता है। और इसीलिए अब की बार तमाम स्ट्राइक्स के बाद डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक है उसकी बात निकलकर सामने आ रही है। शैलेंद्र, सवाल यह है कि अब हम जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक नीति, एक रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और एक साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा है जीरो टॉलरेंस का, जो लगातार भारत मंत्र देता रहा है आतंक के खिलाफ, वही मंत्र अब की बार उजागर होता हुआ नजर आएगा जो पाकिस्तान को और ज्यादा एक्सपोज करेगा इंटरनेशनल फोरम पर इस डेलीगेशन के, जब ये तमाम डेलीगेशन वहां पर जाएंगे तब। देखिए गौरव, ये ग्लोबल आउटरीच है भारत का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को हम ये बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है
और पाकिस्तान के झूठ के नैरेटिव को दुनिया ना माने। हमने IMF में बात कही, IMF ने कर्ज तो दिया, लेकिन बाद में भारत के इस बात को उठाने पर अब देख रहे हैं कि कड़ी शर्तें 11 कड़ी शर्तें लगाई। तो वो अपने आप में एक संकेत है कि अब वैश्विक संस्थाएं धीरे ही धीरे सही, देर से ही सही, लेकिन समझना शुरू कर चुकी है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद का मतलब ये है कि परोक्ष तौर पर आतंकियों को मदद करना। क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो जो फंड वो मिलेगा उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जिसे भारत ने खत्म किया है। वो कैंप, वो आतंकी संगठन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 9 जगहों पर जो भारत ने आतंकी सरगनाओं के ठिकानों पर जो हमला किया था, उनको बनाने की फिर से बात हो रही। तो ये किसका उपयोग होगा, किसके लिए उपयोग होगा? ये आतंकियों के लिए उपयोग होगा, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोग होगा। तो दुनिया इस बात को समझ रही है और भारत इस बात को और पुख्ता सबूतों, सूचनाओं, तथ्यों के साथ बताने जा रहा है कि अभी तक जो पाकिस्तान को जो मदद मिली है या पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हुए हैं, किस तरह से उसका दुरुपयोग पाकिस्तान ने किया है। उसने अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, उसने आतंकियों को पल्लित पोषित करने के लिए काम किया है और भारत के खिलाफ जो झूठ का नैरेटिव है वो फैलाने का काम किया है। तो इसीलिए ग्लोबल आउटरीच है भारत की तरफ से, जिसमें 33 देशों पे हम जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं जी, और तमाम देश जा रहे हैं। तो दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको हम ये बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को आप समझिए कि वो एक आतंकी मुल्क है, वो आतंक को पल्लित पोषित करता है और दुनिया से जो आर्थिक मदद मिलती है उसका इस्तेमाल आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर में करता है। ठीक है, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, साफ तौर पर ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगातार वहां पर रखे जाएंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर जब एक साथ मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ने की बात है तो ये हमने पहले भी देखा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, हम आज भी देखेंगे और आने वाले कल में भी देखेंगे। और इसीलिए ये जो करारी चोट है वो पाकिस्तान को दी जा रही है और लगातार स्ट्राइक पर स्ट्राइक चल रही है और उसके बाद अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा कारगर साबित होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब फ्रंटियर की तीनों संयुक्त चेकपोस्ट पर आज से रिट्रीट समारोह फिर से शुरू होगा। आज ये केवल मीडिया कर्मियों के लिए होगा और कल से आम जनता के लिए रिट्रीट समारोह फिर से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है कि अटारी वाघा सीमा पर द्वार बंद रहेंगे और सूर्यास्त के समय झंडे उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम करने का फैसला 24 अप्रैल को लिया गया था। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र के एक गांव के पास एक जिंदा पाकिस्तानी गोला नष्ट कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते ने गोला नष्ट किया। स्थानीय लोगों ने सेना की कार्रवाई पर धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जबरदस्त काम कर रही है। उन्होंने बताया कि दारा बग्याल में जो जिंदा गोला मिला था वो यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए खतरा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा के लिए नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि हेग में मेरी मेजबानी करने के लिए नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप को धन्यवाद। वहीं पहलगाम हमले की नीदरलैंड द्वारा की गई कड़ी निंदा की सराहना करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के लिए समर्थन की भी प्रशंसा करता हूं। यूरोपीय संघ के साथ हमारी द्विपक्षीय साझेदारी और संबंधों को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बहुध्रुवीयता के युग में वैश्विक स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज दिन भर सुनवाई करेगा। CJI BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ये तय करेगी कि कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत दी जाए या नहीं। वहीं केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसीलिए इस पर रोक नहीं लगानी जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया
कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया। और आइए समझते हैं कि आखिर वक्फ के इस संशोधित कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मुख्य मुद्दों पर जो नज़र है वो रखी गई है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून से बताया गया। वहीं अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का इसे हनन बताया गया है और याचिकाकर्ताओं का यह आरोप है, जिस पर यह आगे की बात चल रही है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बेवजह दखल देने की भी बात भी सामने आई है। वहीं मुस्लिम समुदाय के अधिकार कमज़ोर होंगे, ये कहना है और ये याचिकाकर्ताओं का कहना है। जो उनके आरोप हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून है और ये उनका बताना है। मुख्य मुद्दे क्या हैं, इस पर भी नज़र डालते हैं। वक्फ संपत्तियों का गैर अधिसूचन और इसके अलावा संपत्तियों को वक्फ से हटाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार हमने देखा है कि इसको लेकर एक विरोध के सुर जो थे वो नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसी पर आज दिन भर सुनवाई होनी है। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति संविधान के खिलाफ है। ये तमाम अहम पॉइंट्स हैं जो रखे जा रहे हैं और इसके अलावा सरकारी भूमि की पहचान जो है वो भी इसमें अहम अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। सरकारी ज़मीन वक्फ के तहत शामिल की जा सकती है। तो इस तरह के तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार का क्या रुख है ये भी समझ लीजिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है ये कानून। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो ये कानून बनाया गया उसको लेकर कानून का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए इसको एक धर्मनिरपेक्ष की तरह ही देखा गया था। वक्फ बाय यूज़र को मान्यता देता है ये कानून और किस तरह से जो गरीब तबका है उसको इसका सीधा लाभ मिल सके, इसमें इसके लिए तमाम अहम बिंदु रखे गए हैं। सिर्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाने का इरादा है और इसीलिए ये जो कानून है इसका हर तरफ से स्वागत किया गया था। किसी को वक्फ बनाने से ये कानून नहीं रोकता है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। कानून इसके लिए नहीं रोकता है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन है वो ये कानून नहीं करता है। तो केंद्र सरकार का भी जो रुख है वो स्पष्ट है और इसके अलावा भी जो हमने देखा है कि जो याचिका करता है वो अपनी बात रख ले, लेकिन इस पर दिन भर आज इस पर चर्चा होनी है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट एक निर्णायक नतीजे तक पहुंचेगा, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा होता हुआ सामने आएगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। और हालिया मीडिया रिपोर्टों में सिंगापुर और हांगकांग में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोविड-19 मामलों में वृद्धि की बात सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अधिकांश मामले हल्के हैं और इनमें किसी असामान्य गंभीरता या मृत्यु दर का संबंध नहीं पाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक घटनाक्रमों के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, आपातकालीन चिकित्सा राहत EMR प्रभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि भारत में वर्तमान कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई 2025 तक भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या केवल 257 है, जो देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही कम है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं और किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। देश में कोविड-19 सहित श्वसन संबंधी वायरल बीमारियों की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली कार्यरत है, जिसमें एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP और ICMR की प्रमुख भूमिका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर सतर्कता और सक्रियता से नजर बनाए हुए है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम समय पर उठाए जाएं। अवैध अप्रवासी लोगों पर देश में कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। हरियाणा में भिवानी पुलिस ने दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में करीब 10 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी गहन जांच जारी है।
पुलिस ने बताया है कि आधार कार्ड की ऑनलाइन जांच की जा रही है, जिसके बाद कुछ संदिग्धों का पता चला है। अपना था इनको इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसी आगे रिपोर्ट दस्तावेज आएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अहमदाबाद नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है। इसमें 50 से अधिक बुलडोजर और 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पहले चरण में 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था और अब इस चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को साफ करने का लक्ष्य है। संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जनता भी सहयोग दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये काम बहुत शांति से पूर्ण हो रहा है। पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई चंडोला तालाब के आसपास अवैध बस्तियों को हटाने के लिए शुरू की गई है। यहाँ मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रहने की बात सामने आई थी। डीसीपी रवि मोहन सैनी ने बताया है कि अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया अगले 3 से 4 दिनों तक चल सकती है। और वहीं उत्तराखंड में चल रहे 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचना लगातार वहां पर जारी है। 30 अप्रैल को यात्रा शुरू होने के बाद से मात्र 20 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। चारों धामों में एम्बुलेंस सहित जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल और विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए यातायात प्रबंधन, मौसम संबंधी चेतावनी और आपातकालीन कार्रवाई दलों को यात्रा मार्गों और तीर्थस्थलों पर तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के पिलानी, मध्य प्रदेश में खजुराहो और हरियाणा के हिसार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में पिलानी 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा, जबकि एमपी के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सूरज के बढ़ते तापमान का सीधा असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दोपहर के समय घर से निकलने में काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। कहीं गर्मी है तो कहीं बारिश। एक तरफ उत्तर भारत को बारिश की बौछारों का इंतजार है तो दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश ने गर्मी से राहत दे दी है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन आफत भी उतनी ही सामने नजर आ रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में 22 मई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हुआ। लगातार 3 दिन से बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई जिले भयंकर बारिश की चपेट में हैं। प्री मानसून की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि बरसात की वजह से तापमान में कमी आई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव होने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। वहीं असम गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। और वहीं पूर्वोत्तर में मानसून की आहट तेज हो गई है। अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य असम में ऊपरी चक्रवाती हवा का प्रभाव समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक रहने की उम्मीद है। वहीं असम में भारी बारिश के कारण धेमाजी में जोनाई बाजार से 3 माइल घाट तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।
और उधर चमोली में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी में मंगरी गार्ड गदेरा ने विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। वहीं जनपद में कल देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे के अवरुद्ध होने के कारण तीर्थयात्रियों को चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। हाईवे सुचारू करने के लिए NHIDCL को निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मानसून की तैयारियों और इस सिंचाई वर्ष में मेट्टूर बांध के खुलने पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और साथ ही अधिकारियों को बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति फिर से शुरू होने पर SMS भेजने और सड़क की मरम्मत कार्यों के तहत खतरनाक स्थानों पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग करने सहित निवारक उपाय करने का भी निर्देश दिया है। और इसके अलावा स्टालिन ने दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा के पूर्वानुमान का उल्लेख करते हुए संभावित चुनौतियों से निपटने के निवारक उपायों पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग में अफरा तफरी मच गई है और आग इतनी तेजी के साथ फैली कि उसने करीब 50 से अधिक गोदामों को अपनी चपेट में लेकर उनको राख कर दिया। वहीं आग की सूचना पर दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों तत्काल वहां पर मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में बड़े पैमाने पर लोग पुराने कपड़ों से दरी बनाने का काम करते हैं और इसके लिए करीब 100 लोगों ने गोदाम बना रखे थे, जिसमें अचानक आग लगी। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है और आग के लगने के जो कारण हैं और आर्थिक नुकसान का पता भी यहां पर लगाया जा रहा है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आगाज दीव के प्राचीन घोगला बीच पर एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान हुआ। 6 दिनों तक चलने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार देश भर से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी 6 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। दीव के बेहद खूबसूरत घोगला बीच पर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का थीम है खेल के सितारे दीव के किनारे। उद्घाटन समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की मशहूर नृत्य कलाओं की शानदार प्रस्तुति पेश की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद खिलाड़ियों की परेड आयोजित की गई। प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए संदेश में खेलों के सफल होने की शुभकामना दी गई। नमस्कार, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज पढ़ रहा हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 at Ghogla Beach, Diu is heartening to note. This edition of the Games is in continuation of the highly successful first multi-sports beach games last year. Khelo India Beach Games are like a whiff of fresh air as they promise to make waves in India's sporting calendar. An amalgamation of sun, sand and water, they enhance the physical challenge and at the same time celebrate our coastal heritage. The choice of Diu as the venue is fitting. It provides the perfect backdrop with its picturesque settings. As waves lash the shores and athletes compete, India will script a new sporting chapter. The participation of students will surely add to the vibrant atmosphere. They will return home not just as athletes, but as ambassadors of a healthier, stronger, and more sporting India, building abiding memories and lasting friendships. Heartiest congratulations and best wishes to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, as well as the Sports Authority of India for organizing these games. May Khelo India Beach Games be a success.
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया की कड़ी में बीच गेम्स जुड़ना बेहद सुखद है और इससे देश में वाटर स्पोर्ट्स में और खिलाड़ी आगे आएंगे। लास्ट बीच गेम्स का अनुभव देखते हुए दीव बीच गेम्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि आने वाले दिनों में भी बीच गेम्स का आयोजन दीव करा जाएगा। दीव को बीच गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करा जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स की टॉर्च प्रज्वलित की गई और खेल मंत्री ने खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में 19 मई से 24 मई तक किया जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के तहत 6 मेडल स्पोर्ट्स, बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टेकरॉ, बीच कबड्डी, पेंचक सिलट और ओपन वाटर स्विमिंग का आयोजन किया जाएगा। मलखंभ और रस्साकशी को प्रदर्शनी स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई दी। यहाँ गुजरात का गरबा दिखा तो पंजाब का भांगड़ा भी दिखा, कथकली दिखाई दिया तो वहीं बिहू की झलक भी दिखाई दी। अब ये खेल खिलाड़ियों को वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। खेलो इंडिया का अम्ब्रेला दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और उसी में ही एक और नई कड़ी जुड़ गई है और ये खेल देश की खेल प्रतिभाओं को वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दीव। और दीव से सुचित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा का ही रुख करते हैं। सुचित्रा, किस तरह के रंग अब की बार देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से जो प्रतिभागी हैं पूरे दमखम के साथ अब की बार मैदान में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, पिछले साल 2024 में दीव में बीच गेम्स का आयोजन किया गया था और उसी की सफलता को देखते हुए, उसी के प्रति जो उत्साह नजर आया था खिलाड़ियों को, उसे देखते हुए खेलो इंडिया अम्ब्रेला के तहत इस बार इन बीच गेम्स को आयोजित किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये पहला संस्करण है। 6 मेडल स्पोर्ट है, वहीं 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी इसमें रखे गए हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो दीव है भारत के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी इन खेलों के जरिए दीव को भारत के मैप पर एक महत्वपूर्ण जगह दी जाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो खेल हैं जाहिर तौर पर देश के युवाओं को तो वाटर स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे ही, वहीं दीव को लेकर भी दर्शकों के दिल में एक नई जगह बनाएंगे। और यही उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने देखा है कि गोवा जिस तरह से डेवलप हुआ है एक बीच डेस्टिनेशन के रूप में, दीव भी देश में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। और ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। और वाटर स्पोर्ट्स में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत का जो प्रतिनिधित्व है हमें वैश्विक स्तर पर भी नजर आएगा। गौरव, ऐसे में सुचित्रा, अलग अलग स्पर्धाओं में जो अब की बार यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, उन्होंने बताया भी होगा किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और किस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल गौरव, खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार दीव आए हैं। यहाँ की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसे देखकर वो हतप्रभ हैं और वो यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जो बीच गेम्स हैं वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो। हम जानते हैं कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उसमें भारत अभी हम कहें कि बचपन की अवस्था में है। खेलों की दुनिया की अगर हम बात करें तो एक लंबा सफ़र वाटर स्पोर्ट्स में भारत को तय करना है। हम जानते हैं कि अगर भारत को 2047 तक जो खेलों की महाशक्ति बनने का भारत का प्रयास है उसमें अगर सफल होना है तो हमें खेलों का अपना दायरा बढ़ाना होगा। जितनी भी तरह के खेल दुनिया में खेले जाते हैं हर खेल में हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि लगातार हम जब किसी न किसी प्रतियोगिता में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं तभी जाकर हमें वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट करने का जो आत्मविश्वास है वो हमारे अंदर आता है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिलता है। और जो एक खेलो इंडिया स्कीम है ये ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए ही शुरू की गई है। हमने देखा है किस तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स से खिलाड़ी निकल कर आए हैं जिन्होंने आगे चलकर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व किया है और देश को पदक दिलाए हैं। तो बीच गेम्स के रूप में एक नई शुरुआत हुई है। इसमें भी देश भर के कई हिस्सों से खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं
और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि ऐसे भी खिलाड़ी बीच गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं जो उन राज्यों से आते हैं जहां पर कि बीच ही नहीं है। तो ये उन खिलाड़ियों का जज्बा भी दिखाता है कि उन्होंने एक ऐसे खेल को चुना जिसमें हिस्सा लेने के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। तो इन बीच गेम्स ने ऐसे ही खिलाड़ियों को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। तो शुरुआत हो गई है, अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो कारवां है ये लंबा जाएगा और इन खिलाड़ियों को इनके मुकाम तक भी पहुंचाएगा। गौरव, चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुचित्रा, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में विभिन्न खेलों से जुड़े कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा भी इनमें से एक रहे। जोगिंदर शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण औपचारिक रूप से शुरू हो गया है और इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। उनमें से एक खिलाड़ी हमारे साथ हैं, क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा। किस तरह से आप देखते हैं दीव जैसी खूबसूरत जगह पर लोगों को बीच गेम्स देखने का मौका मिलेगा और खिलाड़ियों को भी वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा? मैम, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं छोटा सा था तब से एक यही चैनल है जिसको हम लोग देखते थे। और रही सही बात कि जैसे यहाँ का माहौल है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना कि हमारे युवाओं जो प्लेयर्स हैं वो आज नेशनल लेवल पर और कल इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहराएं। और जिसके बाद भाई डॉक्टर मनसुख जी और प्रफुल्ल पटेल भाई और जो उनका जितना भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने तैयारी की है, एक बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से IPL में हम लोग देखते थे, तो आज मेरे को खेलो इंडिया में पहली बार आया हूँ और उनकी ओपनिंग सेरेमनी देख के बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से उन्होंने प्लेयरों में जोश भरा है और प्लेयरों का जोश देखा मैंने, क्योंकि सभी स्टेट से प्लेयर आए हैं, और जिस तरीके से उनका मतलब प्रोत्साहन किया है, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में यही वो प्लेयर हैं जो इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने जैसे हमने देखा कि मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वाटर स्पोर्ट्स में, बीच गेम्स में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी ऐसे राज्यों से भी आए हैं जहां पर कि बीच है ही नहीं। तो ये खिलाड़ियों के जज्बे को भी दिखाता है कि जिस खेल में आपकी रुचि है तो उसके लिए खिलाड़ी कुछ भी करता है। आपके लिए भी जो क्रिकेट का सफर है आसान नहीं रहा होगा, तो एक खिलाड़ी के जज्बे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत और इमोशंस और उसका स्ट्रगल जो होता है वो ज़रूर रहता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्टेट के प्लेयर आए हैं जहाँ पर बीचीज या नहीं है और वो उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन जो एक खिलाड़ी होता है, जब उसको खेलना होता है, कुछ गोल अचीव करना होता है, वो इतना जिद्दी होता है कि उस चीज़ को पाने के लिए वो अपने रास्ते खुद से खुद ढूंढ लेता है। और ये जो खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी अभी हिस्सा लेंगे उनके लिए आगे एक सामने एक लंबा करियर है। क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत हरा भरा और फलदार जो पेड़ होता है, जब तक वो बचपन उसका जब से स्टार्ट होता है और जो रूट लेवल होता है, जब से उसका ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक रूट हमारी मतलब स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो उस तरीके से फलदार पेड़ होना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि जो रूट लेवल से जो प्लेयर आ रहे हैं, मेरा ये मानना कि हम लोगों को करना भी चाहिए। जो छोटी स्टेट से हैं, छोटे गाँव से हैं, छोटे कस्बे से हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए हम लोगों को, और उनका जो टैलेंट है उनको आगे की तरफ हम लोगों को उभारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जोगिंदर शर्मा का मानना है कि खेलो इंडिया एक बेहद अच्छी पहल है जो ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके देती है, क्योंकि यही खिलाड़ी इस देश का भविष्य है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दीव। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी आपत्ति पूरे कानून पर है। तो इसको लेकर आज दिन भर जिस तरह से जो शुरुआत इसकी हो चुकी है और आज दिन भर इस पर बहस होनी है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण तमाम तथ्य यहां पर उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार आज इस पर जो सुनवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। तो आज इस पर दिन भर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसकी शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। लगातार इसमें जो तमाम बिंदु हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से इस कानून को लेकर जो याचिकाकर्ता ने जो जिस तरह की बात कही थी, उसके बाद से अब लगातार इस पर जो आगे की कार्रवाई है और जिस तरह से आगे की जो रूपरेखा है वो रखी जा रही है। तो नए वक्फ कानून पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर
वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज दिन भर सुनवाई हो रही है। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम बिंदु इसमें यहां पर उठाए गए हैं और चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अभी तक सुनवाई में अहम बिंदु रखे गए हैं और किस तरह से आगे की सुनवाई की जा रही है? गौरव, बिल्कुल अभी सुनवाई शुरू हुई है और उम्मीद यह है कि ये सुनवाई पूरे दिन चलेगी। और जहां तक शुरुआत में आर्गुमेंट्स की बात करें तो जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब ये मामला पहले सुनवाई पर आया था उस वक्त 3 मुद्दों पर, 3 प्रावधानों पर मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और इसीलिए केंद्र का जो जवाब आया, जो हलफनामा आया, वो इन्हीं 3 इश्यूज पर प्राइमरीली उनको एड्रेस करता था। और अब जब केंद्र का जवाब आ गया उसके बाद याचिकाकर्ता नए विषय इस पर जोड़ने लगे हैं, नए मुद्दों को जोड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रति ठीक नहीं है, कोर्ट के प्रति फेयर और रवैया नहीं है याचिकाकर्ताओं का। हालांकि इस पर जो लॉयर्स पेटिशनर्स की तरफ से थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने विरोध किया तो एसजी की दलीलों का और ये कहा कि हम पूरे कानून को चुनौती दे रहे हैं और इसीलिए ये जो सुनवाई है वो इन केवल 3 विषयों तक सीमित नहीं रह जाती। तो कुल मिलाकर अभी जो बहस तक की बात करें तो अभी कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि ये सुनवाई इन 3 विषयों तक ही सीमित नहीं रहेगी जिनको लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा था कि वो फिलहाल इनको होल्ड पर रखे। पूरे एक्ट के अलग अलग प्रावधानों को याचिकाकर्ता चुनौती दे रहे हैं और उसी तरह की बहस और दलील आज जब पूरे दिन इसकी सुनवाई होगी तो ये अलग अलग वकील अपनी बात रखेंगे कि किन किन प्रोविजंस को वो उनको चुनौती दे रहे हैं और किन किन बातों पर उनको आपत्ति है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमारी आपत्ति जो है वो पूरे कानून पर है, तो क्या इस कानून को लेकर ही पूरी आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई जा रही है कपिल सिब्बल द्वारा? बिल्कुल, देखिए गौरव, यही बात भी यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब सुनवाई हुई थी तब ये कहा गया था कि मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आपत्ति है याचिकाकर्ताओं को, लेकिन जब सेंटर ने अपना रिप्लाई दे दिया, अपना एफिडेविट दे दिया, उसके बाद अब ये और विषयों को भी उठा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसको एंटायरिटी में भी सुन सकते हैं कि जिन बातों पर इनको आपत्ति है, जिन बातों को, न केवल उन 3 प्रावधानों को जिनके ऑपरेशन पर खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि वो अभी फिलहाल उस पर आगे नहीं बढ़ेगी, उनको लागू नहीं करेगी। तो ऐसे में जो भी प्रावधान याचिकाकर्ताओं को लगता है कि वो उनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित करते हैं या संविधान के किन्हीं प्रावधानों के खिलाफ है, उन सभी बातों को वो रख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अब सभी जो भी प्रावधान है वो केवल वो 3 प्रावधान नहीं बल्कि सभी ऐसे प्रावधान जिनको लेकर के वक्फ बोर्ड की, स्टेट वक्फ बोर्ड की आपत्ति है, उन सभी पर बहस होगी और ये बहस आज पूरे दिन चलने की उम्मीद है। गौरव, ऐसे में विकास, क्या इस बात को भी यहाँ पर उजागर किया जाएगा कि पहले 3 बातों पर ही या 3 मुख्य बिंदु थे जिन पर यह बातचीत आगे की बढ़नी थी और उसके बाद से अलग अलग मुद्दे भी इसमें उठाए जा रहे हैं, तो क्या इस बात को भी यहाँ पर उजागर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सॉलिसिटर जनरल ने जब इस आपत्ति को अपनी रख दिया तो अब जब नए मुद्दे आएंगे तो उम्मीद ये भी है कि जहां तक सरकार का पक्ष है, केंद्र सरकार है, इसके अलावा राज्य सरकारें भी हैं, इसमें 6 राज्य सरकारें कहती हैं कि ये कानून ठीक है, तो ये सब लोग अब जो और विषय उठाए जा रहे हैं उन पर हो सकता है कि कोर्ट अनुमति दे कि वो अपने रिटर्न सबमिशन भी दे सकते हैं। तो जब जो बहस चलेगी, जो आर्ग्यूमेंट, वर्बल आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके अलावा सभी पार्टीज हैं उनको ये मौका भी कोर्ट दे सकता है कि वो अपने लिखित बहस और अपने दावों की लिखित कॉपी भी कोर्ट को दे। उन सब को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश जारी करेगा। गौरव, आज की जो बहस पूरी चल रही है वो पहले स्पष्ट हो जाए कि ये अंतरिम राहत के लिए है, यानी अभी जो आदेश आएगा इस सुनवाई के बाद भी वो एक फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रावधान है इस पर सुनवाई लंबा वक्त लेगी। तो दोनों पक्ष इस बात को लेकर के तैयार हैं कि अगर अंतरिम आदेश कोर्ट कोई देना चाहता है इस बीच में, जबकि इस पर विस्तार से सुनवाई हो, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात यहाँ पर रख देंगे और एक अंतरिम व्यवस्था फिलहाल सुप्रीम कोर्ट देगा। भविष्य में इस पर किन किन विषयों पर कैसी सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरह का मामला है, संविधान पीठ अगर इसकी सुनवाई करे तो भी कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में अभी तक जो पूरी एक्सरसाइज चल रही है, अभी तक जो पूरी कवायद है, वो एक अंतरिम व्यवस्था देने की है कि जब तक इसकी मेरिट्स पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक याचिकाकर्ताओं को की मांग पर एक अंतरिम आदेश दे दिया जाए। अब उस अंतरिम आदेश में कोर्ट क्या कहता है, केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए क्या ये इसको लागू करने के लिए पूरी आजादी को केंद्र को मिल जाएगी, क्या होगा, इसमें पूरी सुनवाई के बाद तय होगा।
ऐसे में इसमें आगे की जो रूपरेखा है वो किस तरह से रखी जा सकती है विकास, क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने कई बार देखा है और जिस तरह से अभी भी जो हम बात कह रहे हैं कि जिस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि 3 मुद्दों पर ये बातचीत आगे बढ़नी थी, उसके अलावा और भी मुद्दे अलग अलग क्यों यहाँ पर रखे जा रहे हैं, तो इस तरह की सुनवाइयों में किस तरह से आगे की रूपरेखा रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? बिल्कुल गौरव, देखिए पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने किसी ऑर्डर से इस आदेश इस एक्ट के क्रियान्वयन को नहीं रोका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कोर्ट के लिए कि वो संसद द्वारा पारित किसी कानून के अमल पर रोक लगा दे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद अंतरिम आदेश ना देते हुए केंद्र से ये आश्वासन ले लिया था कि आप फिलहाल जब तक सुनवाई नहीं होती आप इन 3 प्रावधानों को लागू ना करें। तो ये कोर्ट की तरफ से अभी कोई इसको लागू करने को लेकर के औपचारिक आदेश नहीं है। और गौरव, जहां तक कानूनों को लागू करने की बात करें तो आप गिनती पर ये उंगलियों पर गिन सकते हैं कि इस तरह के एक्ट्स को कोर्ट स्टे करते हों। जो पार्लियामेंट से कोई भी कानून पारित होता है तो उसको रोक लगाने के लिए, उसके अमल पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ज्यादा कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि संसद के 2 सदनों ने व्यापक बहस के बाद, और खासतौर से इस बिल की हम बात करें तो ये ज्वाइंट कमेटी को भी गया, वहां पर चर्चा हुई। तो ये कोर्ट आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि अगर संसद या विधानसभा कोई कानून पारित कर रही है तो वो ठीक होगा, और इसीलिए उसके अमल पर कोर्ट द्वारा रोक लगाना बहुत दुर्लभ होता है। इस मामले में क्या होगा अंतरिम व्यवस्था में, ये सुनवाई पूरी जब हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। एक बात और भी है गौरव कि इस बात की संभावना कम है कि कोर्ट आज ही आदेश दे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि विषय बढ़ा दिए गए हैं तो समय भी मांगेंगी पार्टीज की उनको लिखित अपने दलीलें रखने के लिए भी समय दिया जाए। खासतौर से सेंटर ने जैसे आज कहा कि हमने केवल 3 प्रावधानों के ऊपर क्योंकि आपत्ति उठाई गई थी, उन्हीं से जुड़ी हुई बातें अपने जवाब में रखी थी। तो अब आज आर्ग्यूमेंट के साथ साथ उम्मीद है कि कुछ रिटन सबमिशंस के लिए भी मौका मिले। कोर्ट फिर जजमेंट को, ऑर्डर को रिजर्व करेगा और उसके बाद एक दिन तय करके अंतरिम आदेश सुनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज पूरे दिन वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से जो याचिकाकर्ता है उन्होंने जो अपील की है उस पर आज दिन भर सुनवाई चल रही है। इस पर पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, इसी के साथ नमस्कार।